एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिटरेचर वाला पॉइंट दर्दा के डिस्कशन में, और इसका आधा हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे लिटरेचर क्या होता है और लिटरेरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, उसको किस तरह से समझा जा सकता है, और एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या ट्रेडिशन रहा है। इन चीज़ों की हम लोग बात कर चुके थे और हम पहुंच चुके थे न्यू क्रिटिसिज्म तक। तो 1920-50 तक ये न्यू क्रिटिसिज्म या फार्मलिज्म इन सब का जो है ये डोमिनेट करते रही चीज़ें, थियोरीज। फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग 1920 to 50 द इन्फ्लुएंस ऑफ सच अ व्यू वॉज प्रीडोमिनेंट इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर। तो 1920 से 50 तक यही न्यू क्रिटिक्स के जो व्यूज़ थे ये डोमिनेट करते रहे लिटरेरी डोमेन पर। द लिटरेरी वर्क वॉज कंसिडर्ड एन ऑटोनोमस आर्टिफैक्ट independent of anything extraneous to it, including the intentions of the author and the effect it had on the readers or the audience. तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? वो ये निकला कि लिटरेरी वर्क को एक ऑटोनोमस आर्टिफैक्ट समझा जाने लगा, एकदम अलग, स्वायत्त, जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी और चीज़ों से, जिसका जुड़ाव इससे हो सकता था। यहाँ तक कि ऑथर का इंटेंशन, जो लिखने वाला राइटर है, उसका इंटेंशन क्या हो सकता है, उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, और उससे ऑडियंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि लिटरेचर को, लिटरेरी टेक्स्ट को एकदम इंडिपेंडेंट आर्टिफैक्ट समझा जाने लगा था। सब्सिक्वेंटली the new theories of language overtook the formal reductionist ideas। लेकिन समय के साथ जो theories of language आई तो उसने पहले जो formal reductionist ideas, जो इसके दायरे को कम कर दिया था, इसने एक इंडिपेंडेंट आर्टिफैक्ट बना करके बाकी चीज़ों से रिलेशन ख़त्म कर दिया था, जो फार्मलिज्म ने या न्यू क्रिटिसिज्म ने, तो उस चीज़ को ओवरटुक किया नए थियोरीज ने। उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरलिस्ट फेज, जब स्ट्रक्चरलिज्म का समय आया इसके बाद, जिसके जो मेन प्रणेता कह लीजिए वो सैश्योर को माना जाता है, और एंथ्रोपोलॉजी में लेवी स्ट्रॉस, बात कर चुके हैं हम लोग सैश्योर की भी और लेवी स्ट्रॉस की भी। कह रहा है कि ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरलिस्ट फेज आफ्टर सैश्योर एंड लेवी स्ट्रॉस द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ राइटिंग वॉज सीन एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स और अ स्ट्रक्चर। वहीं से चूँकि स्ट्रक्चरलिज्म मेन फोकस में क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो इनके बाद सैश्योर और लेवी स्ट्रॉस के बाद जो राइटिंग की इंडिविजुअल यूनिट है उसको इंडिपेंडेंट नहीं समझा गया, बल्कि ये माना गया कि वो एक बड़े स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, वो बाकायदे उसका रिलेशन होता है एक बड़े स्ट्रक्चर से हमेशा। ठीक है। इन ऑर्डर फॉर अ साइन टू बी मीनिंगफुल इट नीडेड टू बी सीन एज अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। और इस तरह से उनके आने से, स्ट्रक्चरलिज्म के आने से क्या हुआ, किसी भी साइन की मीनिंग को समझने के लिए एक बड़े नेटवर्क का पार्ट समझ करके ही उसको समझना होगा। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम बोलते हैं दैट इज़ अ काऊ, तो काऊ का मतलब क्या है, तो एक बड़ा जो स्ट्रक्चर का नेटवर्क है वो ये बताता है कि काऊ यानी जो गाय है वो भैंस नहीं है, वो बकरी नहीं है, वो घोड़ा नहीं है, वो गधा नहीं है, वो गाय है। यानी गाय को गाय समझने के लिए बाकी किन चीज़ों से वो जुड़ी है उसकी मीनिंग ये समझना होगा। अदरवाइज़ जो बचपन में जो ऐसे लिखा करते थे, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 eyes, तो वो बात तो सब पर अप्लाई हो जाती है। तो आप उसको अलग कैसे करेंगे? तो किसी भी साइन का मतलब समझने के लिए एक बड़े स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर से उसके रिलेशन को समझना होगा। स्ट्रक्चरलिज्म इस बात पर फोकस करता है। यहाँ एक विद इन पैरेंथेसिस कहा जाता है ब्रैकेट को, जब वो लिटरेचर में यूज़ किया जाता है, तो पैरेंथेसिस PARENTHESIS। तो ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, अ पाउन कुड ऑल्सो बी अ साइन। अब समझिए यहाँ पर पाउन वर्ड ऐसा यूज़ किया प्रोफेसर पटनायक ने, अगर आप इसको डिक्शनरी में खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं, गूगल सर्च करना पड़ेगा। पाउन जो है दैट इज़ फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है पाउन, PAWN। उसका मतलब होता है जब किसी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ के लिए रखते हैं, मतलब दूसरी चीज़ के बदले रखते हैं। जैसे गांव में अगर आपने सुना होगा कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो अपने खेत को रेहन पर रख देते हैं।
मतलब कुछ पैसा किसी से लेते हैं, उसके बदले जो है वो खेत रख देते हैं कि बाद में उनका पैसा वापस किया जाएगा तो फिर वो उनको खेत वापस मिल जाएगा, तो वो है पॉन, PAWN। ठीक है, तो माने वही कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ रखना, यही तो है पॉन। तो वही कह रहा है कि अ पॉन कुड ऑल्सो बी अ साइन, या सिंपली आप समझे ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप सुना होगा कि महिलाएं जो हैं गिरवी रख देती हैं अपने गहने, तो वो पॉन है। तो क्या है वो, प्रॉपर्टी का एक सिंबल ही तो है, दैट इज सिंबल। ठीक है, तो वही कह रहा है पॉन कुड ऑल्सो बी अ साइन। हाँ, thus relating a particular text to a larger structure, they analyzed the inventions। क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट कैसे एक लार्जर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, दैट एनालाइज द कन्वेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी जॉनरा। इसने क्या किया, लिटरेरी जॉनरा के कन्वेंशन को एनालाइज किया। प्रोवाइडेड मॉडल्स ऑफ एन अंडरलाइंग यूनिवर्सल नैरेटिव स्ट्रक्चर, और इस तरह से उन लोगों ने कोशिश की एक यूनिवर्सल नैरेटिव स्ट्रक्चर देने की जो कि उसी से निकल करके आता है। एंड एंडेड अप रिवीलिंग, और खत्म कैसे किया स्ट्रक्चरिज्म में, क्या कंक्लूजन दिया, ended up revealing how any specific cultural production is a part of system of science। तो ये उनका मेन फोकस था। उन्होंने ये कह करके बात ख़त्म की कि कैसे कोई भी कल्चरल प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे सिस्टम ऑफ साइंस, एक साइन का जो सिस्टम बना हुआ है उसी का वो एक पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म ने ये बात कही। विद देरिदास 1966 एसे, लेकिन जब स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले वाला जो एसे लिखा देरिदा ने, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके इस एसे के आने के बाद दीज स्ट्रक्चर्स वर सीन एज बीइंग आर्टिफिशियल। देरिदा ने कहा जो यूनिवर्सल कह करके बोलते हो कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सब आर्टिफिशियल है, अपना बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है, आर्टिफिशियल एंड नॉट डिपेंडेबल सो एज, इसलिए इस पर इतना डिपेंड नहीं रहा जा सकता टू प्रोवाइड अस विद एनी फिक्स्ड लैंडमार्क, जिससे कि हम किसी फिक्सिटी की बात कर सकें, किसी फिक्स लैंडमार्क के रूप में उसको हम समझ सकें। इतनी फिक्सिटी उसकी नहीं है, इतनी सर्टेनिटी उसमें नहीं है। वी नाउ हैव नो सर्टेन स्टैंडर्ड। तो कह रहे हैं कि अब जब देरिदा ने ये ऐसे लिख दिया तो उसके बाद अब क्या हुआ, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आ गई, तो क्या हुआ, अब हमारे पास कोई सर्टेन स्टैंडर्ड नहीं रह गया विद विच वी कैन मेजर अ लिटरेरी प्रोडक्शन, जिससे हम किसी लिटरेरी प्रोडक्शन को मेजर कर सकें। Without fixed reference points, we are part of a decentered universe। और जब फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट नहीं रह गए तो जो यूनिवर्स अब हमारे सामने है वो डिसेंटर्ड हो गया, कोई उसका सेंटर ही नहीं है। इन विच द लिटरेरी टेक्स्ट अंडरमाइंस व्हाट इट बिलीव्स इट इज कम्युनिकेटिंग, और उसमें यह होता है कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो होता है वो खुद ही अंडरमाइन कर देता है, मतलब अपनी कही कही बात को खुद ही नकार रहा होता है। अगर आप डिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मतलब वही कि मैं वो हूँ जो मैं नहीं हूँ, इस तरह की बातें, मतलब कोई बात वो कह रहा है तो कहने में ही वो आयरनी छुपी हुई है, वो उसको अंडरमाइन कर देता है। जैसे उसको ऐसे समझे, जैसे आप कोई अगर कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको कहने की ज़रूरत है क्या? आप बार बार ये बात अगर कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि शायद देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि कुछ दिक्कत है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, तो हम उसमें क्या करते हैं, सफाई देते हैं। तो देरिदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, वो अंडरमाइन कर रहे हैं, आप अपनी ही कही गई बात को अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या बात कर रहे थे, वी नाउ हैव नो सर्टेन स्टैंडर्ड विद विच वी कैन मेजर अ लिटरेरी प्रोडक्शन विदाउट फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स, वी आर पार्ट ऑफ डिसेंटर्ड यूनिवर्स इन व्हिच द लिटरेरी टेक्स्ट अंडरमाइंस व्हाट इट बिलीव्स इट इज कम्युनिकेटिंग। द डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स's मेन जॉब इज टू फाइंड आउट द कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेन काम क्या है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरिस्ट का, क्रिटिक्स का, कि वो कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन व्हाट द टेक्स्ट सपोजिटली क्लेम्स एंड व्हाट इट फाइनली अचीव्स। इन दो चीज़ों के बीच में वो कॉन्ट्राडिक्शन को फाइंड आउट करते हैं। कौन? डीकंस्ट्रक्शन क्रिटिक्स। किन चीज़ों के बारे में? कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट क्या कहने को क्लेम कर रहा है और एक्चुअली ये क्या अचीव कर रहा है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर बात अगर हम करें, हम जो है कॉनरैड की, जोसेफ कॉनरैड, जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था,
तो हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था उन्होंने, तो उनके कहने का मतलब ये था, वो ये कहना चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं जो है जो लोग एक्सप्लॉइट हुए थे, जो कॉलोनाइज्ड हुए थे, वो कॉलोनाइज्ड लोगों की गाथा गा रहे हैं, ये कह करके हार्ट ऑफ डार्कनेस कह करके। लेकिन बाद में चिनुआ अचेबे ने जब उसका डिकंस्ट्रक्शन किया तो उन्होंने साबित कर दिया, ये बताने की कोशिश कर दी दुनिया को कि नहीं, ये तो कोलोनिज्म का प्रसार है, ये कोलोनियलाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा है इन्होंने, कोलोनाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो मतलब वही है कि आप कह कुछ रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कुछ और कहने का, लेकिन एक्चुअली आप कह कुछ और रहे हैं। तो ये जो दो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है डिकंस्ट्रक्शन। तो जो ये थियोरिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, डिकंस्ट्रक्शन क्रिटिक्स हैं, वो डिस्कवर करते हैं डिसयूनिटी को और एम्बिग्विटी को। डिसयूनिटी तो समझ में आ ही गया कि जहाँ यूनिटी ना हो, एम्बिग्विटी जहाँ दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। इन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्कोर्स, हर तरह की डिस्कोर्स, लिटरेरी या अदरवाइज कुछ भी जो भी बात कही जा रही है, उसमें डिसयूनिटी और एम्बिग्विटी को फाइंड आउट करना ही उनका मेन जॉब है। द न्यू क्रिटिक्स थॉट दैट कि किसी भी लिटरेरी वर्क का जो मेन मेरिट है वो है एम्बिग्विटी उसकी। बट दे ऑल्सो बिलीव्ड, लेकिन उनका ये भी विश्वास था दैट दिस एम्बिग्विटी कैन बी एक्सप्लेन इन रेशनल लैंग्वेज, इस एम्बिग्विटी को रेशनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन, उस एम्बिग्विटी का सॉल्यूशन या उसको समझने के लिए एक रेशनल तरीका हो सकता है, ऐसा मानना था न्यू क्रिटिक्स का। बट द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट्स बिलीव दैट एम्बिग्विटी इज द कंडीशन ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं उनकी ये बिलीव है कि एम्बिग्विटी हर लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन की कंडीशन में होती है। एम्बिग्विटी इज एवरीवेयर इन लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम्बिग्विटी ऑफ वन लिटरेरी पीस माइट इटसेल्फ बी एम्बिगुअस। और एक कदम आगे बढ़कर के बोलते हैं कि इसको अगर एक्सप्लेन करने भी जाओगे तो वो भी एम्बिगुअस हो सकता है, एंड द नीड्स रीडिंग्स एंड एड इनफाइनाइटम, और फिर उसकी फर्दर रीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी इन्फिनिटी तक। This radical skepticism opens all kinds of literary text into unresolvable contradiction। और जब ये बात आ गई तो इससे ये पता चल गया कि लिटरेरी टेक्स्ट के जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, वो बार बार समझने की जो कोशिश है, वो बार बार करने के चक्कर में वो अनरिजॉल्वेबल कंट्राडिक्शन ही रह जाएगा, वो कभी रिजॉल्व नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी को एपोरिया का नाम दिया गया था, APORIA। हम लोग बात कर चुके हैं उसकी। इंस्टीड of one definite meaning which the new critics supposed to locate gave way to multiple indefinite meanings from various perspectives। तो न्यू क्रिटिक्स ने क्या किया, वो एक वन डेफिनेट मीनिंग की खोज में रहा करते थे, लेकिन जब डिकंस्ट्रक्शन थियरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नेता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये लगेगा कि मल्टीपल मीनिंग्स जनरेट हो सकती हैं, एक मीनिंग नहीं हो सकती। बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीफेरियस पर्सपेक्टिव्स, वेरियस रीडिंग्स ऑफ द कैनोनिकल लिटरेरी टेक्स्ट वर मेड पॉसिबल। और इस तरह से जो मल्टीफेरियस पर्सपेक्टिव की शुरुआत हो गई देखने की, तो अब कह रहा है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, न्यू हिस्टोरिकल एंड सो ऑन, कई तरह के। द नोशन ऑफ अ स्टेबल वेस्टर्न लिटरेरी कैनन वाज क्वेश्चनड। तो इस तरह से जो एक लिटरेरी कैनन का एक नोशन, एक स्टेबिलिटी का जो नोशन क्रिएट किया गया था, अब वो क्वेश्चन के दायरे में आ गया। द लिबरल ह्यूमनिस्ट वैल्यूज विच वर कंसिडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लिटरेरी स्टडीज वर सस्पेक्टेड। कह रहा है कि जो लिबरल ह्यूमनिस्ट वैल्यूज की बात हो रही थी, जो कि लिटरेरी स्टडीज़ के कॉर्नरस्टोन में, जैसे नहीं होता है कि आप कहते हैं कि आप जब भी कुछ लिखते हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते थे, जो मैसेज वाला जो फोकस होता है ना, तो जिसमें आप वैल्यूज़ ढूंढते हैं कि कुछ वैल्यू मिल जाए। जैसे आप जो मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, उनकी कहानियों में होता है कि कहानी तो कह दी, इसका मॉरल क्या है। तो हमेशा जो मॉरल ढूंढने की जो एक कोशिश है, कह रहा है बात वही है कि जो मॉरल की बात करते हैं, नैतिकता, ये नैतिकता बनाया किसने है? ये नैतिकता को क्रिएट करना ही अपने आप में एक हेजीमनी क्रिएट करने की बात है। क्या सही है, क्या गलत। यहाँ पर मैं बार बार अपनी एक लाइन कोट करता हूँ हमेशा, इवन वाइल टीचिंग, क्या सही क्या गलत सब कुछ आंशिक है। जो है इस वक्त सबसे सही स्वीकार करते हैं। तो
बात वही है कि जो मॉरल और इमोरल का जो एक झगड़ा है, ये क्रिएट किसने किया, ये मॉरलिटी बनाई किसने, नैतिकता का निर्माण किया किसने, और वही चीज़ नैतिक कैसे होगी जो पहले से मानी जा रही है, उसको भी तो इंसानों ने ही बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो पहले के बनाए हुए हैं, वो कितने सही हैं या वो हमेशा सही कैसे हो सकते हैं। उस हिसाबन जैसे अगर आप देखें तो जिस समय हमारे देश में प्रथा थी सती प्रथा, उस एंगल से देखेंगे तो ऐसा लगता रहा होगा शायद उस समय के इंसानों को कि हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को जल करके मर ही जाना चाहिए, उनके लिए नैतिक यही हुआ रहा होगा उस समय। लेकिन आज अगर आप सुनते हैं तो आपका खून खोल जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो नैतिक बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में जिसको हमने नैतिकता का नाम दे रखा हुआ है, हमने मॉरलिटी का नाम दे रखा हुआ है, और उस मॉरलिटी की आड़ में एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। तो वही चीज़ है, वो क्वेश्चन कर दिया गया। देरदा इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। The liberal humanist values which were considered as the cornerstone of literary studies, जो लिटरेरी स्टडीज़ का कॉर्नरस्टोन समझा जाता था क्या, लिबरल ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ को, वर सस्पेक्टेड, उसको भी सस्पेक्ट कर दिया गया, उसको भी क्वेश्चन कर दिया गया एज अथॉरिटेरियन और रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर हेजेमनीज। क्यों? क्योंकि वो भी अथॉरिटेरियन है, वो कुछ करने के लिए आपको बाध्य करता है अपने हिसाब से, अपनी मॉरलिटी क्रिएट करके, अपने वैल्यूज़ क्रिएट करके। तो इस तरह से भी एक हेजेमनी क्रिएट होती है। जैसे लोग आपको जब मॉरलिटी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, ये करो, ये नैतिक है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो सही गलत का जो झगड़ा चलता रहता है, वो सही सही सही, ये है सही, ये है सही करके वो आपको हेजिमनाइज कर रहे होते हैं लोग, आपके आसपास के लोग। तो क्या सही क्या गलत है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। हर इंडिविजुअल के लिए सही गलत अलग अलग हो सकता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। In a certain sense, Derrida's essay was instrumental in incarnating the marginal and repressed voices in the discourse। कह रहा है कि एक सर्टेन सेंस में हम कह सकते हैं कि देरदा का जो एसे है वो इंस्ट्रूमेंटल हुआ, उसने काफ़ी हेल्प की मार्जिनल और रिप्रेस्ड वॉइसेस को डिस्कोर्स में लाने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। इट प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी टू द कल्चरल प्रोडक्शंस। कल्चरल प्रोडक्शन को एक इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी, एक वैधता देने की एक अच्छी कोशिश रही ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड अर्स्टवाइल कॉलोनीज बियॉन्ड द वेस्टर्न बाउंड्री। इवन वेस्टर्न बाउंड्री से बाहर निकल करके भी ये चीज़ इसने हेल्प की बहुत से लोगों के लिए, ताकि वो अपनी वॉइसेस को बाहर ला सकें। हाउएवर इट ऑल्सो गेव राइज टू अ सर्टेन डिस्कम्फिचर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन इससे क्या हुआ, एक चीज़ ये हुई कि आइडेंटिटी में एक डिस्कम्फिचर आ गया, क्राइसिस आ गई। ऑल आइडेंटिटीज वर लुक्ड अपॉन एज बीइंग अनरियल, और इस तरह से हर आइडेंटिटी अनरियल लगने लगी एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो उसमें यह हुआ कि हर आइडेंटिटी के पीछे कुछ न कुछ एक इंटरेस्ट है, कुछ न कुछ एक कारण है, एक हेजिमनाइज करने का एक रीज़न है, ये इस चीज़ को फोकस किया जाने लगा। जैसे वही अभी आइडेंटिटी की बात कर लें कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी क्या है, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक दोस्त के रूप में, या लड़कियों के लिए क्या है वो आइडेंटिटी, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। तो ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये क्वेश्चन होने लगी, कुछ भी फिक्स नहीं रहा। इन सब के पीछे एक सर्टेन इंटरेस्ट क्या छुपा हुआ है, क्या पॉलिटिक्स छुपी हुई है, ऐसा समझा जाने लगा। तो इससे क्या एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई, सिंस आइडेंटिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्शन। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक्शन के पीछे एक आइडेंटिटी उसका बेस होती है। जैसे एक फौजी है जो देश के लिए जान देता है, तो क्यों जान देता है? क्योंकि वो फौजी है, उसका काम है वही, उसका काम है वही कि वो देश के लिए लड़े, और लड़ने में अगर उसकी जान जाती है तो जाए। ठीक है, तो हर एक्शन के पीछे आइडेंटिटी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अभी जो क्राइसिस चल रही है, कैसे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग दैट आइडेंटिटी, सो दे हैव टू डू दैट। तो उनके एक्शन के पीछे उनकी ये आइडेंटिटी है। तो भाई आइडेंटिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है।
Since identity is the basis of all action, political or otherwise, this uncertainty about identity reduced all actions to the level of intellectual discourse. तो लेकिन जब ये बात हो गई तो हर एक्शन को एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में लाया जाने लगा. Derrida's ideas were criticized. देरिदा के आइडिया को क्रिटिसाइज किया गया फॉर देयर लैक ऑफ एथिकल नॉर्म. देखिए फिर वही बात, एथिक्स, नैतिकता कह रहा है कि क्रिटिसाइज किया गया कि कोई एथिकल नॉर्म नहीं है, कोई डेफिनेटिव पॉलिटिकल स्टांस नहीं लिया. देरिदा ने इस चीज़ के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया, बाकी के लोगों ने किया. भाई देरिदा आए, अपनी बात रखे, देरिदा के बाद लोग आएंगे, वो उनकी कुछ बातों को अप्रिशिएट करेंगे, कुछ बातों के लिए क्रिटिसाइज करेंगे. ये क्रम चलता रहेगा और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस ऐसे ही होते ही हैं और होना भी चाहिए. मैं बार बार कहता हूँ विलियम ब्लेक को कोट करते हुए, विदाउट कंट्रारी इज़ नो प्रोग्रेशन. जहाँ कंट्राडिक्शन नहीं होगा वहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा, रुक जाएगा. गाय भी यहाँ, भैंस भी यहाँ, सब हाँ ही हाँ रहेगा तो फिर प्रोग्रेस रुक जाएगा. In the later essays, Derrida tries to answer these questions of ethics and identity, but that is beyond the scope of this write-up. प्रोफेसर पटनायक कहना है कि ये जो तमाम आरोप उन पर लगे उसके बारे में भी लिखा है देरिदा ने बाकी के आने वाले एसेस में, लेकिन चूंकि हमें यहीं तक ऐसे पढ़ना है तो बस इतना जानना अभी हमारे लिए काफ़ी है. तो चलिए कम से कम 10 वीडियो में ही कंप्लीट तो हुआ देरिदा. आई एम वेरी हैप्पी. लेकिन हाँ, ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं था, इट वॉज अबाउट द टेक्स्ट, लेकिन ज़रूरी था. ओरिजिनल टेक्स्ट थोड़ा सा कठिन है, इतना भी कठिन है कि आप नहीं पढ़ सकते. आई होप कि ये पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका अवेलेबल, अगर वो पढ़ते हैं आप, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. सुरक्षित रहें, ख्याल रखें. धन्यवाद.